नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर चुके थे कृत या कृदंत प्रत्यय की। कृत या कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं वो मैं आपको बड़े विस्तार से बता चुका हूं। वे प्रत्यय अर्थात मैं ऐसे कहूं किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से जिन यौगिक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे अब तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं मैं आपको बड़े विस्तार से ये भी समझा चुका था। तो देखो, मैंने आपको कहा था विकारी शब्द होते हैं। विकारी कौन कौन से होते हैं? विकारी के कितने भेद होते हैं? विकारी के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ किसका प्रयोग कर दें? प्रत्यय का। तो इससे जो यौगिक प्रत्यय बनेगा या यौगिक शब्द बनेगा वह यौगिक शब्द क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। तो तद्धित प्रत्ययों का निर्माण किससे होता है? किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से। और किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, किसी क्रिया या मूल धातु के साथ हम किसका प्रयोग कर दें? प्रत्यय का। तो इससे जो बनेगा, जो यौगिक शब्द बनेगा वो कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। तो कृत धन अंत, इसको कृदंत कह देते हैं क्योंकि ये अंत में जुड़ते हैं। तो ये बात इसकी चर्चा हम पिछली कक्षा में भी कर चुके थे। अब आगे जो बात करेंगे वो तद्धित प्रत्यय के भेदों की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले समझो इसका दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहले हमने पढ़ा था कृत या कृदंत प्रत्यय, अब बात करेंगे तद्धित प्रत्यय की। तो मैं थोड़ा सा इसमें समझा रहा हूं, समझना। जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो जिस यौगिक शब्द का निर्माण होगा वह तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। अब ये बात भी आपको अच्छे से पता है कि जो यौगिक शब्द होते हैं उनका निर्माण किससे होता है? यौगिक शब्दों का जो निर्माण होता है वो किसी संज्ञा, सर्वनाम या फिर ऐसे कहें कि जो यौगिक शब्द होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं। तो यौगिक शब्द में कौन से आते हैं? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के समस्त उदाहरण यौगिक शब्द में आते हैं। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण यौगिक शब्द में आते हैं। अगर बहुब्रीहि समास आ जाए तो वो योग रूढ़ शब्द में चला जाता है क्योंकि दोनों पद मिलके किसी अन्य के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। तो इसमें समझना, जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, कुम्हार। बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से समझना। मैंने लिखा कुम्हार। तो इसमें देखिए समझना विशेष रूप से कुंभ धन आर प्रत्यय है, हार प्रत्यय नहीं है। इसी प्रकार मैंने एक शब्द लिखा ननिहाल। ननिहाल, अब ननिहाल में नानी का जो स्थान होता है, नानी धन हाल नहीं होगा, आल होता है। नानी धन आल। जैसे कुंभ का बन रहा है कुम्ह, वैसे ही नानी का बनता है ननिह। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इनसे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। ननिहाल में नानी का बन जाता है ननिह धन आल। आल माने होता है स्थान। और कुंभ का कुम्ह, कुंभ का क्या बनेगा? कुम्ह धन आर, कुम्हार बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। अब ये किसके बन रहे? कुंभ क्या है? घड़े को कहते हैं, तो ये संज्ञा है। नानी क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा से बन के बन रहे। इसी प्रकार मैंने लिख दिया अपना धनपन। अब क्या बना? अपनापन। अब अपनापन क्या है? भाव है, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय, क्योंकि ये किससे मिलके बन रहा है? सर्वनाम से।
तो किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग करने से जो यौगिक शब्द बनेगा वह तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इसमें बहुत ध्यान से समझना, मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, उन उदाहरणों को ध्यान से समझ लेना। तो मैं सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिख दूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ, जब किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ किसका प्रयोग किया जाए? प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, तो उससे बनने वाला यौगिक शब्द, तो उससे बनने वाला यौगिक शब्द क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो उससे बनने वाला यौगिक शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो सबसे पहले आपको परिभाषा अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब किसी संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो, इसके साथ हम किसका प्रयोग कर दें? प्रत्यय का प्रयोग। तो प्रत्यय का प्रयोग करने पर जो बनेगा यौगिक शब्द वो क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे तो किसी संज्ञा सबका ले लेते हैं एक एक उदाहरण। जैसे मैंने आपको अभी बताया था संज्ञा में, जैसे सोना। अब सोना क्या है? संज्ञा नहीं है क्या? सोना संज्ञा ही तो है। संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा का भेद होता है, दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समुदाय या समूहवाचक। तो ये द्रव्यवाची संज्ञा है या नहीं है? सोना। इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा? आर। अब इन दोनों से मिलके यौगिक शब्द क्या बना? सुनार। अब इस सुनार में कौन सा प्रत्यय? आर प्रत्यय है। तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया? आर प्रत्यय हो गया। तो संज्ञा के साथ में क्या जोड़ा? प्रत्यय जोड़ा, यौगिक शब्द बना, तद्धित प्रत्यय कहलाया। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, नानी धन आल क्या बना? ननिहाल बना। नानी धन आल क्या बना? ननिहाल बना। तो नानी क्या है? संज्ञा है। आल प्रत्यय, दोनों से मिलकर यौगिक शब्द बना। यौगिक शब्द क्या है? ननिहाल। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है? आल प्रत्यय है और नानी संज्ञा है, तो ननिहाल हो गया। अब देखो सर्वनाम से देख लो। जैसे मैंने कहा अपना धन त्व। अब अपना क्या है? सर्वनाम है। त्व क्या है? प्रत्यय। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? अपनत्व बना। अब अपनत्व क्या है? भाव है। अपनेपन का क्या है? भाव है। तो अपना प्लस त्व अपनत्व यौगिक शब्द है। तो अपनत्व में कौन सा है? तद्धित प्रत्यय, क्योंकि सर्वनाम से बन रहा है। इसी प्रकार अब विशेषण से समझो। अब विशेषण में जैसे मैंने यहां लिखा, कोई भी विशेषण लिख लो। जैसे मैंने कहा गरीब, और गरीब में ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? गरीबी। तो गरीबी क्या है? भाव है। तो गरीब क्या है? विशेषण है। गरीब विशेषण है। इसमें ई क्या जोड़ दिया? प्रत्यय जोड़ दिया। मिला के लिखा तो क्या बना? गरीबी बना। और गरीबी क्या है? भाव है। तो ये क्या है? तद्धित प्रत्यय। किससे मिलके बन रहा है? विशेषण। तो किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ किसका प्रयोग किया जाए? प्रत्यय का। उससे जो यौगिक शब्द बनेगा उसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे। अब तद्धित प्रत्यय का तो हमें पता लग गया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके भेद। तो तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं।
तो अब उन पर ध्यान देना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। अब कई बार हम 6 ऐसे भी लिख देते हैं हिंदी में, ध्यान रखना हिंदी के अनुसार ये अशुद्ध है, शुद्ध रूप में 6 है ऐसे लिखना है, ध्यान रखना। शब्द शुद्धिकरण में ऐसे कई बार पूछ लेता है। तो 6 भेद तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? हालांकि आप इसको पहले पढ़ चुके हो, कोई बात नहीं, एक बार इसका रिवीजन भी हो जाएगा, दोबारा पढ़ लो। तो सबसे पहला कौन सा होता है? कर्तावाचक या कर्तृवाचक। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखो एक बात आपको और ध्यान रखनी है, कई पुस्तकों में आपको तद्धित प्रत्यय के 6 नहीं 7 भेद मिलेंगे, और जो 7वां भेद होगा वो गुणवाचक दे रखा होगा, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो जो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होता है हम उसको संबंधवाचक में ही जोड़ लेते हैं, जो गुण का बोध कराता है या किसी संबंध का बोध करा लेता है। इसलिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां प्रश्न ऐसे बड़े ध्यान से समझने होते। कैसे प्रश्न पूछ लेता है कि तद्धित प्रत्यय के भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय के भेद होते। अब होते 6 और 5 है, तद्धित के 6 कृदंत के 5 है। अब निश्चित संख्या 6 और 5 है, 7 पढ़ते तो फिर कंफ्यूजन होती है। जैसे कि आप विशेषण में पढ़ते हो, विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 भी हैं, 5 भी हैं। लेकिन कंफ्यूजन कब होती है? जब परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछ लेता है। तो ध्यान रखनी है इन बातों का। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, किताबों के अनुसार कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा इसका भेद कौन सा होता है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा भेद कौन सा होता है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा भेद कौन सा होगा? अपत्यवाचक अथवा संतान बोधक। अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय। पांचवा भेद होता है ऊनता या हीनता अथवा लघुतावाचक। ऊनता, हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। और जो छठा भेद होता है वो कौन सा होता है? स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। तो ये 6 भेद होते हैं, इनका ध्यान रखना। तो तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये मत कहना कि सर पिछली कक्षा में तो आपने ऊनता हीनतावाचक पहले लिखाया, अपत्यवाचक बाद में लिखाया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं कि निश्चित क्रम ऐसा ही होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो इसका ध्यान रख लेना। तो तद्धित प्रत्यय के ये 6 भेद होते हैं, इन 6 भेदों का ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय की। तो क्या होता है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय? किसे कहते हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय? सबसे पहला कौन सा है? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। देखो नाम से पता लग रहा होगा कर्तृवाचक। कर्तृ मतलब कर्ता के वाचक, अर्थात जब किसी संज्ञा या सर्वनाम
अथवा विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग करें और वह किसका बोध करा दे, कर्ता के अर्थ का। कर्ता के अर्थ का बोध कैसे करा दे, जैसे ध्यान से समझना, मैंने एक शब्द लिया रंग। अब रंग क्या है, रंग संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, लाल हरा पीला विशेषण है, रंग संज्ञा है या विशेष्य। अब रंग में प्रत्यय जोड़ दिया ईला, रंग में प्रत्यय क्या जोड़ दिया, ईला प्रत्यय जोड़ दिया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, रंगीला बना। क्या बना, रंगीला बना। अब ये रंगीला क्या है, रंगीला किसको कहा जा रहा है, किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है। रंगीला आदमी, बड़ा रंगीला आदमी है। तो यहां या तो संज्ञा होगी या विशेषण होगा। जैसे कि ये बात आप कर्तृवाचक कृदंत में भी कर चुके थे, या तो कोई विशेषण होगा या कोई संज्ञा होगी। तो वैसे यहां भी बस अंतर इतना होगा, वहां क्रिया से बन के बनेगा, क्रिया से जुड़ के बनेगा, या किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जुड़ के बनेगा। बात वही होगी, वहां भी विशेषण या संज्ञा थी, यहां भी विशेषण या संज्ञा होगी। अब ये रंगीला किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, किसी व्यक्ति के लिए। वह बड़ा ही रंगीला आदमी है, वह बड़ा ही रंगीला आदमी है। अब रंगीला है इसका मतलब व्यक्ति के लिए आ रहा है। अब व्यक्ति के लिए आ रहा है इसलिए वो कर्तृवाचक होगा, क्योंकि व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ऐसे ही मैंने आपको कहा जैसे चमकीला। अब देखो चमकीला जो शब्द है कई पुस्तकों में आपको किसमें भी मिलेगा, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय में, क्योंकि चमकना क्रिया ईला प्रत्यय जोड़ के चमकीला बना। और चमक विशेषण भी है, अच्छी चमक है, चमक आ रही है, ठीक है ना। तो चमकना और चमक दोनों में अंतर है, इसका ध्यान रखना है। अब ये चमकीला विशेषण भी है। अब चमकना क्रिया से मिलके बना रहे हैं इसको, चमकना में से जब ना हटाया तो चमक बना, और ईला प्रत्यय जोड़ा तो चमकीला हो गया। अब चमकीला क्या है, चमकीला कोई भी वस्तु के लिए आ रहा है, इसका मतलब संज्ञा के लिए आ रहा है। तो विशेषण है, विशेषण है तो ये किस में आएगा, कर्तृवाचक में। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना इस बात को लेके। अगर आपसे पूछ रहा है चमकीला और चमकीला पूछ रहा है तो ये विशेषण से बना माना जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा हुआ है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो रंगीला, चमकीला, इसी प्रकार मैंने कह दिया, जैसे उदाहरण दे दिया मैंने आपको, कहार, कोई शब्द बताया मैंने आपसे जैसे कहार। अब कहार में कहना क्या है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहार में कहना क्रिया है, जैसे कि अभी चमकीला में आ रहा था आर प्रत्यय, और कहना में से ना हटा दिया, कह बच गया। तो ये गलती मत कर देना, यहां कहना क्रिया नहीं आ रही है, यहां पर कह धन आर आ रहा है, यहां पर कह धन आर आ रहा है। और कहार किसको कहते हैं, कहार कहते हैं वह जाति जो डोली उठाने का काम करती है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। कहार किसको कहते हैं, वह जाति जो डोली उठाने का काम करती है, जैसे तेली। अब तेल धन ई तेली, तो जो तेल खींचने का काम करते हैं वो तेली कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखा देता हूं, फिर इसको बहुत ध्यान से समझ लेना कि ये क्या है, कैसे इनका ध्यान रखेंगे। तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में मैं लिख देता हूं, जब किसी, समझना इसमें, या वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ जुड़कर, अथवा विशेषण से, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर, कर्ता के अर्थ का बोध कराते हैं,
कर्ता के अर्थ का बोध कराते हैं, अर्थ का बोध कराते हैं, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कर्तृवाचक कह देते हैं या कर्तावाचक भी कह देते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर किसके अर्थ का बोध करा दे? कर्ता के अर्थ का बोध कराते हैं, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अब इसमें समझना, जैसे मैंने प्रत्यय ले लिया यहां आर, प्रत्यय कौन सा ले लिया? आर प्रत्यय ले लिया। अब इस आर प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं उनको समझना। जैसे मैंने यहां लिखा आर प्रत्यय के उदाहरण समझ लिए, जैसे लोहा। अब लोहा क्या है? संज्ञा है, नहीं है? लोहा संज्ञा है, इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? आर प्रत्यय जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बना? लोहार बना। तो लोहे का काम करने वाला कौन है? लोहार। अब लोहार कौन है? व्यक्ति है। लोहार कौन है? व्यक्ति है। अब व्यक्ति के लिए आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? कर्तृवाचक होगा। क्या कहलाएगा? कर्तृवाचक कहलाएगा, क्योंकि लोहे का काम करने वाला लोहार होता है। अब लोहार कौन है? व्यक्ति है, संज्ञा है, तो ये कौन सा कहलाएगा? कर्तृवाचक, क्योंकि कर्ता के अर्थ का बोध करता है। लोहार लोहे का काम करता है, तो लोहार कौन है या कर्ता? कौन करता है? लोहार। तो कौन का उत्तर आता है वो क्या होता है? कर्ता। क्या का उत्तर आता है वो होता है कर्म। तो कौन करता है? लोहार करता है। वैसे ही मैंने यहां लिखा सोना, सोना धन आर। अब इसमें सोना तो क्या है? संज्ञा है। आर क्या है? प्रत्यय। सोना धन आर लिखा मिला के तो क्या बना? सोनार बना। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यहां तो सोना था और ये सु कैसे हो गया? तो ये संधि नियम नहीं है, प्रत्यय का नियम है। यहां पर ऊ का ओ का ऊ हो जाता है, बदलाव हो जाता है। बस ध्यान रखना है, वो किस बात का ध्यान रखना है कि लोहा के अंत में आ रहा है आ, यहां संधि नियम नहीं लगता प्रत्ययों में। ये बात विशेष ध्यान रखनी है। लोहा में आ रहा है, बाद में प्रत्यय आर आ रहा है, तो लोहा का जो अंतिम स्वर है उसका लोप होके दूसरे शब्द का प्रथम स्वर उसमें जुड़ जाएगा और पूरा बन के लोहार बनेगा। तो लोहा का लोहार हो गया, सोना का सोनार हो गया, ओ का ऊ हो जाता है, और हो ये आवश्यक नहीं, हो जाता है क्योंकि ये प्रत्यय का नियम है, संधि नियम नहीं है। तो गलती से भी प्रत्ययों में संधि नियम मत रूल लेना। तो सोना धनार सुनार हो गया, लोहा धनार लोहार हो गया। आगे समझो, कुंभ धन आर। अब इसका मैं विशेष ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूं इसको, कुंभ धन आर को क्यों बता रहा हूं, इसका कारण क्या है? क्योंकि गलती मत कर देना इसमें हार प्रत्यय की, इसमें कुंभ धन आर करके कुम्हार बनेगा और हार प्रत्यय नहीं होगा। कुंभ का कुम्हे बन जाता है तो कुम्हार बनेगा, कुंभ धन आर कुम्हार बन जाएगा। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो कुंभ धन आर कुम्हार हो गया, तो सोना धन आर सोनार हो गया, लोहा धन आर लोहार हो गया, कुंभ धन आर कुम्हार हो गया। इसी प्रकार गांव धन आर, संज्ञा क्या है? गांव है, प्रत्यय क्या जोड़ दिया? आर जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बन गया? गंवार बन गया। क्या बन गया? गंवार। अब कुछ लोग इस गंवार शब्द को
अलग रूप में ले लेते। अरे गंवार का मतलब मूर्ख नहीं होता है, ये तो क्या एक रूढ़ कर दिया है। गंवार का मतलब होता है गांव का संबंध है जिससे, मतलब गांव का निवासी। जैसे देखो, सोने का काम करने वाला कौन है? सुनार है। लोहे का काम करने वाला कौन है? लोहार है। और कुंभ का मतलब घड़े बनाने का काम करने वाला कौन है? कुम्हार है। और गांव का है जो, कहां का है? जो गांव का है, वो क्या है? गंवार। तो यहां गंवार का मतलब मूर्ख में मत जोड़ा करो, मूर्ख नहीं होता, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आज के समय में सबसे ज्यादा तरक्की गांव के लोग ही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आगे गांव के लोग ही बढ़ रहे, सबसे ज्यादा ऊंचे पदों पर गांव के लोग ही जा रहे हैं। तो ये बात सब आपको अच्छे से पता है। तो गांव से संबंध होने के कारण, उसका गांव का वासी होने के कारण उसको क्या नाम दे दिया है? गंवार। अब कुछ लोगों ने इसको गलत रूप में प्रयोग कर दिया है, गलत रूप में प्रयोग करने लग गए हैं, तो ध्यान रखना इसका। तो गांव से संबंध है इसका। तो देखो, कुंभ धनार कुमार हो गया, गांव धनार गंवार हो गया। इसी प्रकार आगे समझिए, ये तो आर प्रत्यय का समझा हमने। किसका समझा है हमने? आर प्रत्यय का। अब हम बात करेंगे आरी प्रत्यय का। आरी, जैसे आरी प्रत्यय का समझना, भीख, भीख धन आरी, भीख धन आरी। मिला के लिखा तो क्या बनेगा? भिखारी। भीख धन आरी मिला के लिखा तो क्या बना? भिखारी। पूजा धन आरी मिला के लिखा तो क्या बना? पुजारी। पूजा धन आरी मिला के लिखा तो क्या बना? पुजारी। अब भिखारी कौन है? व्यक्ति के लिए आ रहा है। पुजारी कौन है? व्यक्ति के लिए आ रहा है। तो ये किसका बोध करा रहे हैं? कर्ता के अर्थ का। भिखारी भीख मांगता है। कौन मांगता है? भिखारी करता है। पुजारी पूजा करता है। कौन करता है? पुजारी। तो ये करता है या नहीं है? तो भिखारी पुजारी ये कर्ता के अर्थ का बोध ही करा रहे हैं, इसलिए कर्तृवाचक होंगे। इसी प्रकार मैंने यहां पर लिखा, जैसे कार प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लिया? कार प्रत्यय। अब कार प्रत्यय के उदाहरण समझना ध्यान से। जैसे कार प्रत्यय में मैंने कहा कुंभ धनकार, कुंभ धनकार। कुंभ का कार माने होता है करने वाला, कुंभ का काम करने वाला, घड़ा बनाने का काम करने वाला क्या हो गया? कुंभकार हो गया। और कुंभ का आर प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं तो कुंभे हो जाता है, जैसे का नानी का ननीहे हो जाता है। तो कुंभ धनकार कुंभकार। वैसे ही स्वर्ण, तो ये तत्सम रूप में आ रहे हैं। स्वर्ण धनकार ये तत्सम रूप में आ रहे। स्वर्ण का सोना, कुंभ का कुम्हे, तो वो तद्भव रूप हो रहे थे। ये कौन से हो रहे? तत्सम रूप है। तो स्वर्ण धनकार मिला के लिखा तो क्या बना? स्वर्णकार। अब स्वर्णकार कौन है? व्यक्ति है, सोने का काम करने वाला व्यक्ति स्वर्णकार। कुंभ बनाने का काम करने वाला कुंभकार। वैसे ही चर्म धनकार। अब चर्म क्या है? यहां संज्ञा है, इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? कार जोड़ दिया। जब मिला के लिखा तो क्या बना? चर्मकार बना। अब चर्मकार का मतलब होता है चर्म का काम करने वाला। कुंभकार, स्वर्णकार, चर्मकार। तो चर्म का काम करने वाला क्या हो गया? चर्मकार हो गया। वैसे ही ध्यान से समझना, जैसे मैंने लिखा शिल्प। अब शिल्प क्या है? संज्ञा है, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? कार जोड़ दिया। मिला के लिखा तो क्या बना? शिल्पकार। तो शिल्प का काम करने वाला क्या कहलाता है? शिल्पकार कहलाता है। वैसे ही पत्र। अब पत्र क्या है? संज्ञा है,
इसमें प्रत्य क्या जोड़ दिया, कार जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बना, पत्रकार बन गया। पत्र धनकार पत्रकार, तो पत्र भी तो संज्ञा है, शिल्प भी तो संज्ञा है, तो पत्रकार शिल्पकार। अब एक होता है सलाहकार, तो सलाहकार किसको कहते हैं, सलाह देने वाला, सलाहकार व्यक्ति तो है, तो सलाह, अब सलाह संज्ञा है, कार क्या है, प्रत्यय, जब मिला के लिखा तो क्या होगा, सलाहकार। तो सलाहकार क्या है, किसका बोध करा रहा है, सलाहकार, सलाहकार, सलाह का, सलाह देने वाला, सलाह देने का काम करने वाला सलाहकार कहलाता है। अब देखो ये सब बोध किसका करा रहे हैं, कर्ता के अर्थ का, किसी को भी ले लो सब कर्ता का बोध कराएंगे। स्वर्णकार सोना बेचता है, कुंभकार कुंभ या घड़ा बनाता है, चर्मकार चमड़े का काम करता है, शिल्पकार शिल्प का काम करता है, पत्रकार पत्रकारिता का काम करता है, सलाहकार सलाह देने का काम करता है। तो ये सब कर्ता का बोध करा रहे, इसलिए ये कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे, क्योंकि संज्ञा से बन रहे हैं। अब इसी प्रकार और समझना, मैंने प्रत्यय ले लिया एरा, प्रत्यय ले लिया एरा। अब एरा का समझना, जैसे घास खोदने का काम करने वाला क्या कहलाता है, घसेरा। तो घास क्या है, संज्ञा है, एरा क्या है, इसमें प्रत्यय, जब मिला के लिखा तो क्या बना, घसेरा। तो घास बेचने का काम, अर्थात मैं कहूं जो घास खोदकर बेचता है और उससे अपना जीवन यापन करता है, उसे क्या कहते हैं, घसेरा कहते हैं। तो घास खोदने वाला या घास खोदकर जीवन यापन करने वाला क्या कहलाता है, घसेरा कहलाता है। ऐसे ही लाख, लाख धन एरा, लाख धन एरा क्या कहलाता है, लखेरा। अब लाख क्या होता है, आपने सुना होगा हाथी के दांत की जो चूड़ियां होती हैं, जो लाख का काम करते हैं, जो लाख की चूड़ियां होती है, नहीं होती, जो हाथी के दांतों से बनती हैं। लाख धन एरा लखेरा। अब लखेरा किसको कहते हैं, जो लाख का काम करता है, लाख रुपए नहीं, लाख किसको कहते हैं, जैसे लाख की चूड़ियां होती है हाथी के दांतों से जो बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाएगा, लखेरा कहलाएगा। तो घास का खोदकर, घास खोदकर जीवन यापन करने वाला घसेरा होता है, लाख से बनेगा लखेरा। अब एक शब्द लिया मैंने कम, काम, शब्द ले लिया मैंने काम धन एरा, जो काम करके अपना जीवन यापन करे या जो काम करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, कमेरा। अब कमेरा कौन है, व्यक्ति है, बड़ा ही कमेरा आदमी है, तो कमेरा विशेषण है। कमेरा किसके लिए आ रहा है, आदमी के लिए, इसका मतलब कर्ता के लिए जुड़ रहा है, कर्ता के लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए कर्तृवाचक होगा। अब शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सपेरा, इसका ध्यान रखना है, इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। सांप धन एरा, सांप संज्ञा है, एरा प्रत्यय है, मिला के लिखा तो क्या बना, सपेरा बना। अब सपेरा कौन है, सांप का खेल दिखाकर जो जीवन यापन करता है, या सांप पकड़ने वाला कौन होता है, सपेरा। अब बात आती है कि ये संबंधवाचक है या फिर ये कर्तृवाचक है। तो देखो, संबंधवाचक बोध कराता है किसी से संबंध का। कैसे संबंध का, जैसे नानी का संबंध किससे होता है, ननिहाल से। ससुर का संबंध किससे होता है, ससुराल से। चाचा का संबंध चचेरा का चचेरा से, चाचा का चचेरा हो गया, तो मामा का ममेरा, चाचा का चचेरा, ससुर से ससुराल, नानी से ननिहाल, ये संबंध का बोध करा रहे। चचेरा चाचा से संबंधित है, ममेरा मामा से संबंधित है, मौसेरा मौसा या मौसी से संबंधित है, फुपेरा फूफा से संबंध है, ननिहाल नानी से संबंध है, ससुराल ससुर से संबंध है, इनसे संबंध हो रहा है। लेकिन यहां सपेरा का सांप से संबंध है। सांप से संबंध है क्या, विशेष ध्यान रखना, ये बोध करा रहा है कर्ता के अर्थ का। सपेरा सांप पकड़ता है, कौन पकड़ रहा है, सपेरा।
ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, इस सपेरा को कई पुस्तकों में संबंध में भी दे रखा है और कई पुस्तकों में कर्तृवाचक में भी दे रखा है। आपसे परीक्षा में अगर इसको पूछ ले, क्योंकि मैं उन प्रश्नों को कभी छुपाता नहीं जो कंफ्यूजन वाले होते हैं, मैं उनको पहले बताता हूं, क्योंकि अगर वो छुपा ली और परीक्षा में आए तो वहां आपको कंफ्यूजन होगी, वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए उन प्रश्नों को मैं सबसे पहले लाता हूं, जिससे कि आपको वो समस्या वहां फेस ना करनी पड़े। तो यहां पर आपसे सीधा पूछ ले कि सपेरा शब्द में प्रत्यय है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, उपत्यवाचक या संतानवादक तद्धित प्रत्यय अथवा विकल्प दे देता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इस स्थिति में आपको कर्तृवाचक संबंधवाचक दोनों दे रखे हो तो आपको इसका उत्तर, जब दोनों दे रखे हैं तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय ही करना है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे आपको ध्यान रखना है और समझना है। तो सांप धन एरा क्या हो गया, सपेरा हो गया। तो ये सांप है और सांप धन एरा सपेरा मतलब सांप पकड़ने का काम करने वाला या सांप का खेल दिखाकर जीवन यापन करने वाला कौन होता है, सपेरा होता है। आगे समझिए, इसमें और भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछ लिया जाता है ची प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है, ची आता रहता है, ये कई बार पूछा जाता है, ची का भी बहुत ज्यादा। अब ची प्रत्यय के समझना ध्यान से, ची के उदाहरण लिख रहा हूं मैं। जैसे मैंने लिखा अफीम धन ची, क्या बनेगा, अफीम ची। अफीम धन ची क्या बन गया, अफीम ची। नकल धन ची क्या बनेगा, नकलची। अफीम धनची, अफीमची, नकल धनची, नकलची। वैसे ही मैंने लिखा बावर धनची, बावर धनची। ये बावर वो नहीं है, हुमायूं अकबर और बाबर समझ जाओ, ये बावर वो है जो खाना बनाने का काम करता है, बावर्ची, बावर्ची। तो अफीमची, नकलची, बावर्ची, इसके अनुसार और भी बहुत होते हैं। जैसे कहते हैं ना चिलमची, खजानची। चिलमची होता है एक तो खजाना लिख सकते हैं इसको, खजाना धनची क्या बनेगा, खजानची। खजानची कहते हैं जो खजाने की देखभाल करता है, जिसे हम दूसरे नाम दे देते हैं मुनीम, खजानची, मुनीम। तो इसमें देखो अब समझना, अफीमची कौन है, जो अफीम का काम करता है। अब नकलची कौन है, जो नकल करता रहता है, नकल करके जो काम करता है। अर्थात नकलची जैसे बंदर, बड़ा ही नकलची आदमी है, बड़ा ही नकलची है, तो नकलची कहते हैं जो नकल करने वाला होता है। जैसे बंदर है, बंदर नकलची होता है, हर किसी की नकल करने लग जाता है। बावर्ची जो खाना बनाने का काम करता है। खजानची जो खजाने की देखभाल करता है, खजाने का लेखा जोखा रखता है, उसे खजानची कहते हैं। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं, ये सभी किसके अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, कर्ता के। क्योंकि खजानची व्यक्ति होगा तो ये व्यक्ति के अर्थ में आ रहे हैं। खजानची, नकलची, बावर्ची, अफीमची व्यक्ति के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब करता है। अफीमची अफीम बेचता है, नकलची नकल करता है, बावर्ची खाना पकाता है, खजानची खजाने की देखभाल करता है। तो कौन, खजानची, सभी जो भी है, बावर्ची, अफीमची, नकलची। तो ध्यान रखना है ये सब किसके अर्थ में आ रहे हैं, कर्ता के अर्थ में। इसलिए इनको क्या कहेंगे, कर्तृवाचक, सॉरी ध्यान रखना इस बात का, कर्ता कह दूं या कर्तृ कह दूं एक ही बात है। तो इनको क्या कहेंगे, कर्तृवाचक या कर्तावाचक तद्धित प्रत्यय। कहीं कृदंत में मत समझ जाना, कृदंत क्रिया से होता है। तो ची के बाद में अगला समझना, ची के बाद में मैंने लिखा वान। अब वान प्रत्यय से जैसे गाड़ी, जैसे मैंने लिखा गाड़ी, धनवान,
गाड़ी धनवान। क्या बनेगा? गाड़ीवान। गाड़ी धनवान, गाड़ीवान। अब गाड़ी चढ़ाने वाला क्या होता है? गाड़ीवान होता है। जैसे गाड़ीवान है वैसे ही धन से संबंधित होगा। अब संबंधित का मतलब ये मत समझ जाना कि ये संबंध का बोध करा रहा है। जिसके पास बहुत ज्यादा धन है तो धन धनवान, धन धनवान मिला के लिखा तो क्या बनेगा? धनवान। अब इसका धन क्या है? जो बहुत ज्यादा धन वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? धनवान। तो गाड़ीवान, धनवान, पहलवान, पहलवान, कोचवान, ये सब किस में आएंगे? इसी में आएंगे। और ये सब किसका बोध करा रहे? व्यक्ति का। तो इसका भी ध्यान रखना है। जैसे और समझना, प्रत्यय जोड़ दिया मैंने इसमें आरा, तो एक शब्द लिखा जैसे बंजारा, बंजारा, घास बेचने वाला घसियारा, घास। अब देखो इसमें ध्यान रखना, घास धन आरा, घसारा मत कर देना, मूल शब्द बनेगा इसका घसियारा, घसियारा। अब आप यूं मत सोच लेना कहीं कि इसमें ये घास में घसिया कहां से आ गया, तो ये ध्यान रखना, घास धन ईय धन आरा, घसियारा। तो जो घास बेचने वाला होता है, घास का काम करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? घसियारा कहते हैं। तो प्रत्यय कौन सा है? घसियारा। लकड़ी धन आरा, लकड़ी धन आरा, क्या बनेगा? लकड़ारा, लकड़ी धन आरा, लकड़ारा बनेगा। तो आपको इसमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना कि घसारा शब्द नहीं होता, घसियारा होता है, इसका ध्यान रखना है। तो ये आपको शब्दों का विषय ध्यान रखना है, जो शुद्ध शब्द है। घसारा नहीं होता, घसियारा होता है। प्रत्यय का नियम है, कोई संधि नियम थोड़ी है इसमें कि आप यूं कहो कि नहीं ये कैसे लगा। अब एक बात समझो, यहां क्या आ रहा है? लकड़ी, और प्रत्यय क्या जुड़ रहा है इसमें? आरा। तो मैं आपको कह रहा था कि यदि किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो रही हो तो अधिकांशतः, कई बार इसके अपवाद भी ऐसा नहीं होता, लेकिन अधिकांशतः प्रथम शब्द का जो अंतिम स्वर होता है उसका हो जाता है लोप, और उस प्रथम शब्द के बाद दूसरा शब्द जो शुरुआत हो रहा है स्वर से, वो स्वर उसमें जुड़ जाता है। अब लकड़ी में जो दीर्घ ई आ रही है, इसका क्या हो गया? लोप हो गया, अधूरा हो गया, आ जुड़ के इसका बना लकड़ारा। तो लकड़ी बेचने का काम करने वाला क्या कहलाता है? लकड़ारा कहलाता है। तो लकड़ी धन आरा क्या हो गया? लकड़ारा हो गया। घास धन आरा क्या हो गया? घसियारा हो गया। इसी प्रकार मैंने प्रत्यय जोड़ दिया यहां इया, प्रत्यय क्या जोड़ दिया? इया। अब इया प्रत्यय जोड़ दिया तो इया प्रत्यय से संबंधित समझना यहां पर, जैसे शब्द है आड़त, आड़त क्या है? संज्ञा है, आड़त, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? इया। जब मिला के लिखा तो क्या बन गया? आड़तिया, आड़त धन इया, क्या बन गया? आड़तिया। मैंने यहां लिखिए दिया भरतपुर। अब भरतपुर क्या है? जिले का नाम है। इया क्या है? प्रत्यय। अब भरतपुर का जो निवासी है वो कौन है? भरतपुरिया, भरतपुरिया। अब भरतपुरिया कौन है? व्यक्ति। आड़तिया कौन है? व्यक्ति। तो ये कर्ता के अर्थ में आ रहे नहीं आ रहे? किसके अर्थ का बोध करा रहे हैं? ये कर्ता के अर्थ का बोध करा रहे हैं। जैसे भरतपुरिया, आड़तिया, दुखिया, मुखिया, छलिया। ये दुखिया व्यक्ति होगा, मुखिया व्यक्ति होगा, छलिया व्यक्ति होगा। तो ये सब किसके अर्थ में आ रहे हैं? व्यक्ति के अर्थ में आ रहे हैं। तो इस प्रकार इया प्रत्यय हो गया। इया, आरा, वान, ची। अब इसके अलावा और समझना, जैसे हम कई बार लिखते हैं ना, वान लिख दिया, दान भी समझ देना, एक दान शब्द का भी समझ लेना। अब दान शब्द में जैसे मैंने यहां लिख दिया कूड़ा, एक शब्द है कूड़ा। कूड़ा क्या है? संज्ञा का बोध करा रहा है। तो कूड़ा धन दान, कूड़ा धन दान क्या बनेगा? कूड़ादान, या कूड़ेदान या कूड़ादान बन जाता है, कूड़ादान, कूड़ा
दान। शब्द लिया मैंने, बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। पीक धन दान। अब देखो एक शब्द लिख रहा हूं मैं, पीक धन दान, क्या बनेगा? पीक दान। अब ये खूब पूछे जाते हैं दान वाले, पीक दान। अब इसमें एक शब्द लिखा है, जैसे मैंने पीक दान, पीक दान। इसी प्रकार फूल धन दान, फूल दान। शब्द लिख दिया मैंने फूल, और फूल में दान प्रत्यय जोड़ दिया, तो फूल रखने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं झबड़ी, वो क्या कहलाती है? फूलदान। फूल धन दान, फूलदान। तो पीक दान, फूलदान। वैसे ही तो कूड़ादान, पीक दान, फूलदान। इसी प्रकार एक शब्द होता है कलम दान, कलम धन दान। क्या बनेगा? कलम दान, जहां कलम रखी जाती है। तो कलम धन दान, कलम दान। कलम रखने के लिए हम जिस पात्र का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? कलम दान कहलाता है। और ऐसे ही पान रखने के लिए हम जिस बर्तन का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पानदान कहते हैं। पान धन दान, पानदान। पान धन दान, पानदान। तो इनका आपको ध्यान रखना है। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? कर्ता के अर्थ का, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्ता और भाववाचक होते हैं। इसलिए आपको मैं बहुत ज्यादा विस्तार से इनको समझा रहा हूं, बहुत विस्तार से इसलिए ही समझाया जा रहा है, जिससे कि आप इसमें गलती ना कर दो, संबंधवाचक में और कर्तृवाचक में कंफ्यूज ना हो जाओ। इसलिए इनका ध्यान रखना। अब पीक दान, फूलदान, कूड़ादान, ये सब किसका बोध करा रहे हैं? कर्ता के अर्थ का। किसके अर्थ का बोध करा रहे हैं? कर्ता का। तो ये हो गया कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। खूब सारे और भी बहुत उदाहरण है, समझने के लिए इतने काफी है। बाकी आप इतने से समझ गए होंगे, ये बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद में इसका जो दूसरा भेद है वो कौन सा है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा कौन सा है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है, किसे कहते हैं, यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ध्यान देना। भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे हम? तो देखिए, भाववाचक तद्धित प्रत्यय भी खूब पूछा जाता है परीक्षा में, इसमें समझना। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, देखिए नाम से पता लग रहा होगा भाववाचक तद्धित प्रत्यय का। किसे कहते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय? जो भाव के अर्थ का बोध कराए। तो जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का बोध कराए, किसके अर्थ का बोध कराए? भाव के अर्थ का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे, क्योंकि ये भाव के अर्थ का बोध कराता है। तो इसमें आप ध्यान से समझना और ध्यान देना कि क्या होता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, किसे कहते हैं भाववाचक प्रत्यय। जैसे मैंने आपसे कहा, शब्द है एक मिठास, थोड़ा समझ लो इसको, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैंने लिखा मिठास। अब ये मिठास क्या है? भाव है। खटास क्या है? भाव है। चतुराई क्या है? भाव है। तो मिठास, खटास, चतुराई, अच्छाई, बुराई, ये क्या है? भाव होते हैं। अब ये मिठास बना किससे है? मीठा विशेषण है, आस प्रत्यय, इनसे मिलके क्या बना है? मिठास। मीठा आम, मीठा विशेषण है, आस प्रत्यय मिलाया मिठास। मिठास क्या है? भाव है। चतुर विशेषण है, आई प्रत्यय जोड़ दिया, चतुराई, चतुराई क्या है? भाव है। बुराई क्या है? भाव है। अच्छाई क्या है? भाव है। तो ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते। तो इसमें देखो मैं लिख रहा हूं, समझना। इसमें वे प्रत्यय
वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ जुड़कर, वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़कर, अंत लिख दो, अंत में जुड़ते हैं इसलिए, के अंत में जुड़कर भाव के अर्थ का बोध कराते हैं, भाव के अर्थ का बोध कराते हैं, भाव के अर्थ का बोध कराते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में आप कोई प्रत्यय जोड़ रहे हो तो वह प्रत्यय जुड़कर किसके अर्थ का बोध करा दे? भाव के अर्थ का। तो उसे क्या कहेंगे? भाववाचक तद्धित प्रत्यय करेंगे। तो ध्यान किसका रखना है? भाव के अर्थ का बोध हो रहा हो। तो भाव तो अपने आप पता लग जाता है, शब्द से ही पता लग जाएगा कि ये किसके अर्थ का बोध करा रहा है? भाव के अर्थ का। जैसे समझना, मैं उदाहरण लिख रहा हूं, इसमें कुछ समझना। इसमें जैसे मैंने प्रत्यय ले लिया यहां ता प्रत्यय, प्रत्यय क्या ले लिया? ता। अब ता प्रत्यय ले लिया, इस ता से हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय बनाएंगे। तो ता से समझना जहां पर विशेष रूप से, जैसे मानव। अब मानव क्या है? संज्ञा है। इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ता। मिला के लिखा तो क्या बना? मानवता। मानवता क्या है? भाव है, नहीं है? बिल्कुल भाव है। मानवता। अपना क्या है? अपना क्या है? अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है क्या अपना? कुछ भी नहीं है, सब नश्वर है। तो अपना क्या है? यहां अपना शब्द सर्वनाम है, अपना शब्द सर्वनाम है। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? त्व जोड़ दिया। या अच्छा, अभी ता का बोध करा रहे हैं हम, तो ता वाले लेते हैं पहले। अपना प्लस पन, अपनापन भाव है, अपना प्लस त्व, अपनत्व भाव है। तो इसी प्रकार तो मानव संज्ञा है, मैंने यह ले लिया मूर्ख। निज ले लो, सर्वनाम ही लेते हैं पहले। चलो, निज। निज क्या है? सर्वनाम है। निज सर्वनाम है। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ता। मिला के लिखा तो क्या बना? निजता। निजता क्या है? भाव है। निजता क्या है? भाव है। तो संज्ञा, सर्वनाम। अब विशेषण समझो। मूर्ख। अब मूर्ख क्या है? विशेषण है। मूर्ख आदमी, मूर्ख लड़का। और मूर्ख में प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ता। मिला के लिखा तो क्या बना? मूर्खता। और मूर्खता क्या होता है? भाव होता है। मूर्खता क्या है? भाव। तो मूर्ख में प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ता जोड़ दिया। क्या बन गया? मूर्खता बन गया। ऐसे ही सुंदर क्या है? सुंदर। सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर बच्चा, विशेषण है सुंदर। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ता। मिला के लिखा तो क्या बना? सुंदरता। अब सुंदरता क्या है? सुंदरता विशेषण है। सुंदरता विशेषण होता है। सुंदर विशेषण है, ता जोड़ के भाव हो गया। तो सुंदर में क्या है? विशेषण। सुंदर संज्ञा की विशेषता बता रहा है। सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर बच्चा, सुंदर घर, तो सुंदर विशेषण है। अब इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ के किसका बोध करा दिया? सुंदरता का। और सुंदरता हो गया भाव।
क्या हो गया? सुंदरता भाव हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। अब कैसे पहचानोगे कि ये भाव है या विशेषण? बहुत आसान है। यदि कोई शब्द आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो विशेषण है या भाव है, तो बहुत आसान है, ऐसे शब्द के पीछे कोई संज्ञा जोड़ना, जुड़ गई तो वो विशेषण है, नहीं जुड़ी तो वो खुद संज्ञा है। जैसे सुंदर के पीछे कोई संज्ञा जोड़ो, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर मोबाइल, सुंदर घर, तो सुंदर विशेष। अब सुंदरता के पीछे संज्ञा जोड़ो, सुंदरता लड़का हो सकता है क्या? सुंदरता लड़की हो सकता है क्या? सुंदरता घर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये खुद ही भाववाचक संज्ञा है। वैसे मूर्ख शब्द के पीछे कोई संज्ञा जोड़ो, मूर्ख लड़का, मूर्ख लड़की, मूर्ख आदमी, मूर्ख बच्चा, नहीं। अब मूर्ख में ता जोड़ा तो मूर्खता भाव हो गया, तो मूर्खता, सुंदरता, तो मूर्खता, सुंदरता, ये किसका बोध करा रहे हैं? भाव का बोध करा रहे हैं। तो मूर्खता, सुंदरता, और समझो इसमें मधुर, बहुत ही मधुर आवाज आ रही है। अब मधुर क्या है? विशेषण नहीं है क्या? मधुर आवाज, मधुर गीत, विशेषता बता रहा है। और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ता। अब क्या बन गया? मधुरता। और मधुरता क्या है? यहां पर भाव है, नहीं है, मधुरता भाव है, मधुर विशेषण है, तो मधुरता। इसी प्रकार जैसे हमने लिखा है मधुरता, उसी प्रकार और भी है, जैसे मित्र। अब मित्र क्या है? संज्ञा है, प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ता, क्या बना? मित्रता बन गया। मिला के लिखा तो क्या बन गया? मित्रता बन गया। शत्रु, शत्रु संज्ञा है जातिवाचक, प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ता, क्या बन गया? शत्रुता, मेरी उससे शत्रुता हो गई है, तो मतलब भाव हो गया। तो मित्रता, शत्रुता, ये भाव है। इसी प्रकार और जोड़ सकते हैं, जैसे लघुता, दानवता। अब देखो दानव, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? ता, क्या बन गया? दानवता। और दानवता क्या होती है? भाव होता है। दानवता क्या है? भाव है। तो मधुरता, लघुता, मित्रता, दानवता, ये सब किसका बोध करा रहे हैं? ये सभी भाव का बोध करा रहे हैं। तो ध्यान से समझिए, यहां पर क्या कह रहा है ये, कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़कर भाव के अर्थ का बोध कराएं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने ता प्रत्यय का लिया है सबसे पहले, तो मानवता, तो मानव विशेषण से बना है, मानवता भाव है। यहां पर निजता, निज सर्वनाम है, ता प्रत्यय जोड़ा निजता, तो निज कार्य, निज वक्तव्य, तो ये निज सर्वनाम है। तो यहां पर निजता, मूर्ख विशेषण है, ता प्रत्यय जोड़ दिया, मूर्खता भाव हो गया। यहां पर सुंदर विशेषण है, ता प्रत्यय जोड़ दिया, सुंदरता भाव हो गया। मधुर विशेषण है, ता प्रत्यय जोड़ दिया, मधुरता भाव हो गया। वैसे ही मित्र में ता प्रत्यय जोड़ा तो मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और मित्रता भाव है। शत्रु क्या है? जातिवाचक संज्ञा, शत्रुता भाव हो गया। दानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ता प्रत्यय जोड़ दिया, दानवता भाव हो गया। तो ये सब किसका बोध करा रहे? भाव का। अब इससे और भी कुछ महत्वपूर्ण इसके और भी उदाहरण पढ़ेंगे, लेकिन अभी समय हो गया, तो अगली कक्षा में फिर मिलते हैं इसके आगे। तो सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।